बाल मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 2 के हिमालय की बेटियां पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और पाठ के रचनाकार हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां पाठ से स्पष्ट होता है कि हिमालय और उनकी बेटियां अर्थात उनकी बेटियों का संबंध हिमालय की नदियों से है। जैसा कि आप जानते हैं, नदियां और हिमालय दोनों का यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक आंतरिक लगाव दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस पाठ में मानवीकरण के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत किया गया है। मानवीकरण अर्थात बेजान चीज को मनुष्य के समान कार्य करता हुआ दिखाया जाना। तो इस पाठ में पहाड़ और नदियां दोनों ही मानवीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है। संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटियों से जब ये नदियां निकलती हैं, तो ऊंची चोटियों से निकलती हैं तो ये नदियां बड़ी तीव्र वेग से समतल मैदान की ओर जाती हैं। समतल मैदान की ओर जब जाती हैं तो पिता हिमालय अपनी बेटियों को देख के बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये नदियां बहुत ही चंचल दिखाई पड़ती हैं। चूंकि बड़े तेज से आती हैं, वेग से आती हैं, इसलिए ये दिखाई पड़ता है कि बड़े अल्हड़पन के साथ समतल मैदान में आती हैं। लेकिन जैसे ही समतल मैदान में ये नदियां आती हैं, इनकी लहरें शांत हो जाती हैं, जैसे एक सज्जन संभ्रांत महिला या लड़कियां हो उस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। जो हिमालय है अपने बच्चों को देख के बड़ा खुश होता है कि ये बच्चे जो अभी दौड़ती हुई चली आ रही थी, बड़े नटखट भाव से चली आ रही थी, वो एकाएक शांत कैसे हो गई। और यह देखकर हिमालय मौन हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। और ये नदियां पहाड़ों से निकल करके, हिमालय की गोद से निकल करके गुफाओं, जंगलों, नगरों से होते हुए, नगरों को कल्याणकारी प्रवृत्तियों से सराबोर करते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते ये सागर में जाकर के मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऊंचे ऊंचे चोटियों से निकलती हुई ये अंत में कल कल करती हुई हिमालय की धारा में, देख लीजिए हिमालय की धारा वो समुद्र की धारा में आकर के मिल जाती हैं। समुद्र यहाँ अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है कि ये हिमालय की बेटियां मेरे पास आई हैं। और दूसरी ओर जो नदियों का लक्ष्य है, अपने पिता के घर से निकलकर, हिमालय से निकल करके गुफाओं, कंदराओं, जंगल, नगरों में भ्रमण करती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं, अर्थात सागर के पास पहुंच जाती हैं। ये है नदियों का चक्र। अब आप देखिए कि किस प्रकार से कवि ने, लेखक ने किस प्रकार से सागर, हिमालय और नदियों के संबंध को यहाँ बताया है। हिमालय पिता है, नदियां उनकी बेटियां हैं और जो सागर है ये सागर उनका दामाद है। इस प्रकार से तीनों का एक चक्र दिखाई पड़ता है जो हमारी प्राचीन परंपरा को दिखाता है। ये प्राचीन परंपरा के अनुसार हम सिंधु को देखते हैं, ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। ये दोनों महानद हैं। इनका अस्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं है, बल्कि क्या है, हिमालय के हृदय से जो पिघले हुए जल बूंदे हैं, इनके द्वारा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का निर्माण होता है। और ये दोनों महानद सदैव पूरे वर्ष तक पानी से भरे होते हैं। इनका जल धारा कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्राचीन काल में एक बात हम और बताते हैं, प्राचीन काल में इन प्राकृतिक पर्यावरणों पर हमारे महान कवियों ने विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं। यहाँ तक कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत नाम की रचना की है, जिसमें उन्होंने बादलों को मेघदूत बनाया है, बादलों को दूत बना करके भेजा है। और इसकी कथा बड़ी साधारण सी है। यक्ष है, उसका नाम है हेममाली, और यक्षिणी जिसका नाम है विशालाक्षी। कुबेर ने इन्हें 1 वर्ष के लिए श्राप दिया था कि ये दोनों पृथ्वी लोक में जाके रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। जो विरहणी यक्षिणी है ये दूर रहती है और यक्ष जो है वो अलकापुरी में रहता है। बादल जाते हुए देख करके बादलों से ये अपनी यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है और साथ ही साथ कहता है कि हे बादल, जब तुम वेतवा नदी से की ऊपर से उड़ना या वेतवा नदी की ओर से उड़ान भरना, तो प्रेम के प्रतिदान, प्रतिदान का मतलब होता है बदले में,
प्रेम के बदले में जल की कुछ बूंदें गिराते हुए जाना, ताकि हमारा प्रेम प्रतिलक्षित हो, प्रेम दिखाई पड़े। और इस प्रकार से हमारे महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक खंड काव्य लिखा, जिसमें कि हमारे बादलों का भी मानवीकरण किया है। इसके अलावा जो हमारे कवि हैं, कवियों ने विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखी हैं, इन प्रकृति के ऊपर, हिमालय के ऊपर, नदियों के ऊपर, बादलों के ऊपर। काका कालेलकर ने तो नदियों को महामाता, लोक माता कहकर पुकारा है। प्राचीन परंपरा में भी सभी लोग नदियों को माता कहकर ही पुकारते हैं, और ये गंगा माता पूजनीय भी हैं। कालेलकर जी ने जब माता कहा, लोक माता कहा, तो लोक माता का अर्थ क्या है कि वो माता जो लोगों का कल्याण करे। आपको पता होगा कि कोई भी माता अपने पुत्र को या अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। ये नदियाँ जिन जिन नगरों से होकर जाती हैं या जहाँ जहाँ से होकर जाती हैं, वहाँ के आसपास के प्रांतों को कल्याण करते हुए जाती हैं। अब कल्याण का कैसे करती हैं? आप सोचते हैं नदियाँ क्या कल्याण करती हैं? मतलब कि हमारी नदियों में मत्स्य उत्पादन होते हैं, बिजली उत्पन्न की जाती है, आसपास की कृषि जो उपजाऊ हो जाती है। क्योंकि जब ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं, तो ये मिट्टी एक जगह छोड़ते हुए और वहाँ की मिट्टी को दूसरी जगह ले जाती है, दूसरी जगह छोड़ते हुए तीसरी जगह ले जाती है। इस प्रकार के आसपास के जहाँ तक की भूमि होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और सस्य श्यामला रहती है। हमेशा वहाँ पर उपज अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। आपको एक बात और बता दें कि हमारे कवि ने नदी को माता के रूप में दर्शाया, प्रेयसी के रूप में दर्शाया, और एक नया रूप दिया है बहन के रूप में। एक भाई जिस प्रकार से अपने बहन से सारे दुख को कह करके अपने तनाव को मुक्त करता है, तनाव से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये नदियाँ भी कवि की बहन के रूप में है। इसको साबित करने के लिए कवि ने एक छोटा सा प्रसंग बताया कि जब वो तिब्बत में थे तो बहुत तनाव में थे, बहुत बेचैन थे, उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घूमते फिरते वो सतलुज नदी के किनारे गए और अपने पैर को जलधारा में डुबो करके बैठ गए। बहुत देर तक थोड़ी देर बैठे रहे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका सारा थकान खत्म हो गया, उनकी सारी बेचैनी खत्म हो गई। उन्होंने ये महसूस किया कि ये तो मेरी बहन के समान है। इस प्रकार से हमारे कवि ने एक नया नाम दिया बहन का, कि जो नदियाँ हैं वो हमारी बहन के समान है। और वहीं से उन्होंने 8 लाइन की एक कविता लिख डाली, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं बताती हूँ कि सतलुज मेरी बहन है। और उस कविता को बताते हुए वो इस बात को प्रकट करते हैं और कहते हैं, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। अर्थात इस कविता के माध्यम से, इस 8 लाइन की कविता को मैंने थोड़ी सी पंक्ति बताई है, 8 लाइन के माध्यम से इन्होंने कविता के माध्यम से नदियों को अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से हमारी प्राचीन परंपरा को एक नए आयाम में ढालने का प्रयत्न कवि ने किया है, जिसको मैंने आपके रूप के सामने प्रस्तुत किया। अब हम ये कह सकते हैं कि हिमालय और हिमालय की जो बेटियां नदियां हैं हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर हैं। तो बच्चों, ये हमारे रहा पाठ का सारांश, पाठ की चर्चा, पाठ के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। इसके साथ साथ हम कुछ न कुछ अभ्यास करते हैं ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को कालिदास के मेघदूत के बारे में बताया, और विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग नेट की सहायता ले सकते हैं, अपने संस्कृत अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। और उसके अलावा कुछ व्याकरण खंड है, जैसे इसमें द्वंद्व समास दिया है। आप लोग को पता है कि समास में 2 पद होते हैं और दोनों पद के बीच में अगर और, अथवा, या लगा हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे लिखा है राजा रानी, राजा रानी के बीच जो छोटा सा हाइफन लगा हुआ है, तो राजा और रानी, राजा अथवा रानी, राजा और रानी, तीनों तरीके से हम द्वंद्व समास को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ या हानि, दोनों चीज हम तीनों तरीके से हम जब लिख लेंगे तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको उल्टा करके लिखने पर हमें संज्ञा के अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे लिखा है नदी, नदी को हमने उल्टा लिखा, क्या लिखा? दीन। तो नदी तो जातिवाचक संज्ञा है और दीन हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नदियों की धारा है, तो धारा
उसको उल्टा किया तो लिखा है राधा। जब राधा लिखा तो राधा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में राधा किसी लड़की का नाम है, किसी की बेटी का नाम है। जैसा कि मैंने 4 शब्दों की सूची बनाई है, संभ्रांत, चंचल, समतल, घना और मूसलाधार। दूसरे साइड में लिखा है वर्षा, जंगल, महिला, नदियां और आंगन। अब इन दोनों को, एक तो संज्ञा है, एक विशेषण है, संज्ञा और विशेषण को जुड़ा बनाना है। जैसे संभ्रांत कौन है? महिला है, चंचल नदियां हैं, समतल मैदान है और घना जंगल है और मूसलाधार वर्षा है। ठीक इसी प्रकार से प्राचीन नदियों के नाम दिए हैं और नवीन नदियों के नाम दिए हैं, इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिए। एक दो मैं बता देती हूँ, जैसे बनारस का वाराणसी, अजमेर का अजयमेरू। तो इस प्रकार से आप लोग बनाने का प्रयास करिए। और इस प्रकार से मैं इस पाठ को यही समाप्त करती हूँ। अगर इस पाठ को लेकर के आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं या कोई समस्या हो या कोई आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया हो, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछिए। मैं आपको कमेंट करके उत्तर दूंगी और जल्दी ही दूंगी। इस प्रकार से आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।